इस वक्त की बड़ी खबर, गठबंधन का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो ये कि कांग्रेस को 105 सीटें मिल सकती है इस गठबंधन में। साथ ही साथ एसपी जो है वो 298 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ऐसी घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। तो कांग्रेस को मिल सकती है 105 और एसपी अपने पास रखेगी 298 सीटें। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बताइए क्या माना जाए, फुल एंड फाइनल आज ऐलान हो जाएगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया है कि अखिलेश यादव और पीके प्रशांत किशोर जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उनके बीच बातचीत हुई, और जब रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी के बीच बातचीत हुई उसके बाद ये फार्मूला निकाला गया है कि 105 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, और 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि 300 से नीचे वो सीटें नहीं लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक रणनीति ये भी थी कि वो अपने बलबूते सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन जब बातचीत हुई है तो प्रशांत किशोर ने मना लिया है अखिलेश यादव को कि 105 सीटें, सम्मानजनक सीटों की बात कांग्रेस लगातार कह रही थी और कह रही थी कि 3 डिजिट में उनकी सीटें होनी चाहिए। 103 सीटों पर बात बनी थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने 2 और सीटें मांगी हैं और उनको वो सीटें मिल गई हैं। जो सूत्र दोनों पार्टियों में वो बता रहे हैं कि 298 और 105 सीटों का जो फार्मूला है यही काम करेगा। अब इसी की अनाउंसमेंट कुछ देर बाद हो सकती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो अमेठी और रायबरेली, जो समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीटें उस पूरे इलाके में है सुल्तानपुर तक, उन सीटों को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से अपनी सिटिंग सीटें नहीं छोड़ रही। तो सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर अभी भी बातचीत हो रही है, लेकिन आंकड़े को लेकर, संख्या को लेकर बातचीत पूरी हो गई। अरुण, ये बताइए कि ये जो फॉर्मूला 298 और 105 तक का पहुंचा कैसे, ये कैसा आंकड़ा है? पहले तो 85-14 देने की बात कर रहे थे, अब ये 105 का क्या फॉर्मूला, इसके पीछे क्या गणित है? देखिए, ये जो 105 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी इसमें भी कम से कम 14 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, उनके स्ट्रांग मैन होंगे, उनके नेता होंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे हाथ के पंजे पर, यानी कांग्रेस पार्टी के टिकट से। जब कभी भी गठबंधन होता है बिहार में, आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट्स थे वो दूसरी पार्टियों से, या तो वो आरजेडी के थे या तो जेडीयू के थे, लेकिन कांग्रेस को सीटों की संख्या भी दिखानी थी और स्ट्रांग कैंडिडेट भी ढूंढने थे, इसलिए समझौता हुआ था। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी प्रशांत किशोर ने इस तरह की बात कही है, और 2 ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं। शहनवाज राणा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और शेरबाज खान, ये दोनों ही समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। और शहनवाज राणा तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शिवपाल यादव की लिस्ट में भी जगह मिली थी और अखिलेश यादव की भी लिस्ट में जगह मिली थी, यानी वो समाजवादी पार्टी के घोषित कैंडिडेट थे। उनके टिकट को कोई नहीं काट रहा था, उनको चुनाव लड़ने की को कह दिया गया था, और उन्होंने अभी 2 दिन पहले कांग्रेस में आकर के गुलाम नबी आजाद के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली, और अब वो कांग्रेस के टिकट पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो जो 14 सीटों के एडजस्टमेंट की बात हमने कही थी वो सही साबित होती है। तो कुल मिलाकर के 105 सीटों में 14 सीटें ऐसी भी होंगी जो कांग्रेस के सिंबल पर भले ही लड़े, लेकिन वो लोग होंगे समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहे। सीधे तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पे अब से कुछ ही देर बाद घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं अखिलेश यादव, सीएम अखिलेश यादव, जो अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी है। मंच पर अगर आप देखें तो तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं वहां पे, और कुछ ही देर में जारी हो सकता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में क्या चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, किन मुख्य बिंदु पर ध्यान जाएगा, इसकी बात करेंगे। थोड़ी देर में ऐलान हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सिंह लगातार बने हुए हैं, और अरुण सिंह से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जो इस वक्त लखनऊ से सीधी तस्वीरें मिल रही है। तो क्या क्या हो सकता है घोषणा पर, किन चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है, ये देखने वाली यहाँ पे बात होगी। लेकिन उसके बीच में बड़ी खबर ये आ रही है, जैसा अरुण सिंह हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि किसी भी वक्त ये घोषणा हो सकती है कि गठबंधन टूटेगा नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिस तरीके से कल सूचनाएं मिल रही थी, जिस तरीके से खबर आ रही थी, उसमें यही लग रहा था कि अब बात नहीं बनेगी, अब दोनों चुनाव में अकेले जाएंगे। लेकिन आज शायद इस पर विराम लग गया, और कुछ ही देर में आपको बता दें कि इसकी घोषणा भी हो सकती है आधिकारिक तौर पर, जहां पे कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ 298। लेकिन अभी भी 2 जगह ऐसी है जहां पे अभी भी ये पेच अटका हुआ है, अमेठी और रायबरेली। गढ़ माना जाता है इसको गांधी परिवार का, अमेठी और रायबरेली, और यहां से कांग्रेस चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें इन्हें मिले। लेकिन आपको बता दें कि 2012 का गणित रहा था, उसमें एसपी को ज्यादा सीटें मिली थी, और यही वजह है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। उत्कर्ष, कितना और इंतजार घोषणा पत्र के जारी होने में?
पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर देंगे और हो सकता है, जिस बात की लगातार अटकलें लग रही है, जो बात आ रही है सामने कि गठबंधन को लेकर भी वो ऐलान करें। अभी अभी अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ आजम खान उस मंच पर मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके खास मंत्रियों में से, उनकी खास टीम में से अरविंद सिंह गोप उनके साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का इस विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं। जो बात सामने आ रही है, घोषणा पत्र में जो मेन फोकस है पायल, वो युवाओं पर किया गया है, महिलाओं पर किया गया है, फोकस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ये बताइए तस्वीरें तो कुछ और, ये तस्वीरें क्या कहती है? मुलायम सिंह यादव और शिवपाल नहीं नजर आ रहे मंच पे? बिल्कुल पायल, न मुलायम सिंह यादव है, ना शिवपाल सिंह यादव है। इस मंच पर केवल अखिलेश यादव है। हालांकि तस्वीरों में और जो पीछे होर्डिंग्स लगे हैं उसमें मुलायम सिंह यादव को जगह फिर भी दी गई है, लेकिन उस पूरी होर्डिंग्स से, उस पूरी तस्वीरों से शिवपाल सिंह यादव गायब है। और अब यही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का संकेत दे रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में केवल एक चेहरा अखिलेश यादव, जिसके नाम पर समाजवादी पार्टी चुनाव में आगे जाने वाली है और उन्हीं के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ना है, उन्हीं के नाम पर पूरा कैंपेन हो रहा है। बिल्कुल, और चलिए वो एक अकेले चेहरे के तौर पर मंच पर मौजूद है, बड़े चेहरे के तौर पर। बिल्कुल। उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता अरुण सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अरुण, ये बताइए कि तैयारियां हो गई हैं, थोड़ी देर में घोषणा भी हो जाएगी, घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि प्रचार जरूर करेंगे, तस्वीरों में भी, पोस्टर्स में वो नजर आते हैं, लेकिन आज मंच पे क्यों नहीं है? क्या मायने लगाया जाए इसके? देखिए, मुलायम सिंह यादव अभी भी दुविधा में मुझे लगता है, क्योंकि वो अपने बेटे का खेल खराब भी नहीं करना चाहते और उसके खिलाफ दिखना भी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ उसकी कुछ बातों को लेकर नाराजगी भी है। 38 लोगों की जो सूची उन्होंने दी थी उसमें कई सारे ऐसे नाम थे जिनको मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि जगह मिले, लेकिन अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। और अखिलेश यादव ने एक ऐसा रुख अपनाया है क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा चुनाव एकदम सामने है, जनता उनकी तरफ देख रही है, और अगर उन्होंने कहीं भी लीनियंसी दिखाई, कहीं भी झुकते हुए नजर आए, तो संदेश गलत जाएगा। मुलायम सिंह यादव से जो उन्होंने सियासी लड़ाई ली थी वो इसी वजह पर ली थी और इसी बुनियाद पर ली थी क्योंकि वो डेवलपमेंट के प्लान पे चुनाव में जाना चाहते थे और वो समझौते करते हुए नहीं दिखना चाहते थे, चाहे वो अतीक अहमद की बात हो, चाहे सिगबतुल्ला अंसारी की बात हो, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। इन सब चीजों को लेकर के अखिलेश यादव अपनी एक जो साफ छवि, एक क्लीन इमेज है, क्योंकि उनको पता है कि उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा, प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। तो अगर प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ना है, तो अगर इस तरह के ड्रॉबैक्स उनके पास होंगे, इस तरह की निगेटिव बातें होंगी, तो शायद वो मंच से खड़े होकर के अपनी बात नहीं कह पाएंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि उन्होंने स्ट्रांग होल्ड न सिर्फ सरकार पर रखा है, पार्टी पर रखा है, और वो खुद का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके चेहरे पर आज कहा जाता है कि विज्ञापन जगत में भी कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो ये बात प्रशांत किशोर से लेकर के और अखिलेश यादव सबको पता है, और इसीलिए जो बीच बीच में खबरें आ रही थी कि कभी झुक गए अखिलेश यादव ने दरअसल एक ऐसा स्ट्रांग स्टैंड लिया था जिससे वो पीछे जा ही नहीं सकते थे, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, अखिलेश यादव कदम आगे बढ़ा चुके हैं और वो इंतजार अब नहीं करेंगे कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आए। आजम खान भी कुछ हद तक, हालांकि आजम खान को साथ रखना सियासी मजबूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा भरोसा रहा है। अब तक मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति रही है वो यादव और मुस्लिम समीकरण पर रुकी हुई है, और ये बात बेटे ने भी बखूबी पिता से अपने सीखी है। तो इसलिए आजम खान को हर जगह वो साथ जरूर रख रहे हैं, लेकिन शिवपाल और मुलायम सिंह यादव अगर मंच पे नहीं आते हैं तो इसको लेकर उनको चिंता कोई नहीं। बिल्कुल, और जिस तरीके से टिकट का बंटवारा भी किया है और जिस तरीके से समीकरण नजर आ रहे हैं, अरुण सिंह हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अब मुलायम सिंह के बगैर भी यहाँ पे अखिलेश यादव जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। डेवलपमेंट की जो उन्होंने अपनी छवि यहाँ पे गढ़ी है, विकास पुरुष की, उसको यहाँ पे भुनाने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने। उत्कर्ष, बताइए, आप बता रहे थे कि घोषणा पत्र में हम क्या उम्मीद करें? घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा युवाओं पर, महिलाओं पर और किसानों पर। अखिलेश यादव एक विकास के एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने किसी भी बायस, किसी भी तरीके से किसी धर्म पर आधारित राजनीति ना करके विकास की राजनीति की है, और वो उसके घोषणा पत्र में भी झलकेगा। कई बड़ी योजनाएं जैसे कि डायल 100 उन्होंने जारी की थी, उसकी तर्ज पर एक एम्बुलेंस के लिए एकीकृत डायल सेंटर की एक योजना, बहुत बड़ी योजना इसमें शामिल हो सकती है। साथ ही साथ बुंदेलखंड के लिए विशेष और बहुत खास पैकेजेस का इस घोषणा पत्र में ऐलान हो सकता है। पायल, बिल्कुल। उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें, सीधी तस्वीरें लखनऊ से हैं। किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र का ऐलान हो सकता है, यहाँ पे जारी कर सकता है अखिलेश यादव, लेकिन तस्वीरें साफ है, मुलायम सिंह यादव और साथ ही साथ शिवपाल अभी तक मंच में नहीं है।
ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मंच पर अखिलेश यादव मौजूद है, आजम खान मौजूद है, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पहुंच चुकी हैं और किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की। क्या क्या होंगे, कई सवाल है कि किस तरीके से 2012 से अलग होगा इस बार 2017 का एसपी का घोषणा पत्र। तो समाजवादी पार्टी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है और मंच पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहुंच चुके हैं और वहीं आजम खान अखिलेश के साथ मंच पर मौजूद है। आपको बता दें कि अभी तक मुलायम और शिवपाल यादव मंच पे नहीं है, कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव अपने घर पर हैं और शायद वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के रिलीज इवेंट पे भी ना आए और अपने ही घर पर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ नेताओं से मुलायम सिंह यादव अभी मुलाकात कर रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं, तो क्या मायने निकाले जाए? शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव अभी मंच पर नहीं है और क्या क्या हो सकता है इस इलेक्शन मैनिफेस्टो पे, ये भी एक बड़ा सवाल है और किस तरीके से अखिलेश इस मैनिफेस्टो में अपनी छाप छोड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आपको एक चीज अभी यहां बता दें, जो अभी अभी खबरें आ रही है कि किसी भी वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। कल जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही थी उससे यही लग रहा था कि शायद ये गठबंधन खटाई में पड़ जाएगा और गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का साफ साफ कहना था कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले अखिलेश यादव ने खुद ये लिख के दिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में 142 सीटें मिलेंगी, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग का फैसला अखिलेश के हक में आया, अखिलेश के सुर बदल गए और जो फॉर्मूला दिया गया वो 85-14 का फॉर्मूला दिया गया, जो बिल्कुल भी मान्य नहीं था। और साथ ही साथ ये शिकायत भी अखिलेश यादव को थी कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी वरिष्ठ जो है इस पूरी गठबंधन को, कवायद को, वो उनसे बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने दूतों के जरिए बातचीत कर रहा है। तो ये कहीं एक नाराजगी भी थी और कहीं ना कहीं अखिलेश 300 से ऊपर की सीट में लड़ना चाहते थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्कर्ष, हमारे संवाददाता। उत्कर्ष, ये बताइए कि वहां पे क्या चल रहा है और क्या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आज आगे? देखिए पहले घोषणा पत्र कुछ देर में जारी होना है समाजवादी पार्टी का और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे, लेकिन जिस चीज का इंतजार किया जा रहा है वो ये है कि क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव इस घोषणा पत्र को जारी करने के लिए मंच पर आते हैं कि नहीं आते हैं। आजम खान अभी अभी मंच से उठकर गए हैं और ये माना जा रहा है कि आजम खान मुलायम सिंह यादव को मनाने गए हैं, उन्हें लाने के लिए उनके बंगले पर गए हैं और उसी बात का इंतजार किया जा रहा है और इसीलिए कुछ जो और मंत्री हैं उनके भाषण इस कार्यक्रम में चलाए जा रहे हैं ताकि वो जो समय है उसको व्यतीत किया जा सके। और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में मुलायम सिंह यादव भी इस मंच पर अखिलेश यादव के साथ शामिल हो सकते हैं और वो घोषणा पत्र को, मतलब मुलायम सिंह यादव भी हो सकते हैं जब इस घोषणा पत्र को लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल उत्कर्ष, और लेकिन अभी आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव अभी अपने घर पर ही हैं, कुछ नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव मंच पे, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव पहुंच चुकी है। और अभी जैसे उत्कर्ष हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आजम खान मुलायम सिंह यादव को मनाने गए हैं ताकि पिता भी मौजूद हो जब घोषणा पत्र जारी किया जाए, क्योंकि 2012 में वो थे और अखिलेश की छाप यहाँ पे साफ साफ नजर आएगी, ये उम्मीद की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं आपके साथ पायल भुयन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से ही है। समाजवादी पार्टी में शायद अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। मुलायम को मनाने आजम खान घर गए हुए हैं, चुनाव का घोषणा पत्र जारी करना है, चुनाव सर पर है, बेटा मंच पे इंतजार कर रहा है, लेकिन पिता अभी तक मंच पे नहीं आए, ना ही चाचा मंच पर है और शायद ठीक दिखाने की कोशिश यहां पे करते हुए अखिलेश यादव नजर जरूर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अरुण बता रहे थे कि अखिलेश अपने विकास पुरुष के इमेज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको सीधे लखनऊ से दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता अरुण सिंह और उत्कर्ष चतुर्वेदी लगातार मौजूद है। सबसे पहले उत्कर्ष के पास चलते हैं। उत्कर्ष, क्या देखने को मिल रहा है वहां पे, क्या कुछ हो रहा है? देखिए पहले इस वक्त अभी भी वो जो भाषणों का सिलसिला है मंच से वो लगातार जारी है और आजम खान को खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भेजा है। उन्होंने फोन पर किसी से बात की और जो बात सामने आ रही है वो ये कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के घर पर बात की और उन्हें जब पता चला कि नेताजी वहां लोगों
लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे, उन्हें आजम खान को भेजा और आजम खान अभी मुलायम सिंह यादव के आवास पर हैं, उन्हें मना रहे हैं और ये कोशिश हो रही है कि मुलायम सिंह यादव को भी इस मंच पर लाया जाए, क्योंकि एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लगातार ये बात हो रही थी, अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि मैं नेताजी के बिना राजनीति नहीं कर सकता। खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए कैंपेन करने को तैयार हूं, पार्टी के लिए कैंपेन करने को तैयार हूं, लेकिन जब पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा, अगर ऐसे ही मंच पर मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे, इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और इसीलिए खुद आजम खान इस भूमिका को निभाने के लिए बिल्कुल मुलायम सिंह यादव के हमारे आवास साथ पर बने गए हैं। रहिए, शायद कहीं ना कहीं टाइम बाय करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और आजम खान को भेजा गया है कि पिता को मना के लाया जाए ताकि संदेश जो है जनता में और जो कार्यकर्ताओं में उनका मनोबल सही रहे और आगे वो बढ़ते जाए, आगे की जो लड़ाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सिंह भी लगातार मौजूद है। अरुण, ये बताइए कि 11 बजे का समय था घोषणा पत्र जारी करने का, क्या इंतजार अभी किया जाएगा और मुलायम सिंह के आने का, और अगर नहीं आए तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, मुलायम सिंह यादव न सिर्फ समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं बल्कि अखिलेश यादव के पिता भी हैं और अखिलेश यादव ने जब से ये प्रकरण चल रहा है उस समय भी, जब लखनऊ में मंच की वो वारदात हुई थी, जब वो बहुत तेजी से बढ़े थे शिवपाल यादव की तरफ और शिवपाल यादव और उनके बीच माइक की छीना झपटी हुई थी, तब से लेकर आज तक अखिलेश यादव हमेशा ये कहते रहे कि मुलायम सिंह यादव उनके पिता हैं, पार्टी के संरक्षक हैं और कम से कम विधानसभा चुनाव जब सर पर है तो वो कतई ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते, कोई मैसेज नहीं देना चाहते, कम से कम अपनी तरफ से, कि लोगों को ये लगे कि वो उपेक्षा कर रहे हैं या फिर अनदेखी कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव की लीगेसी और उनकी पार्टी को ही अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं और इस बात का बखूबी भान है उनको कि मुलायम सिंह यादव को इग्नोर करके सार्वजनिक रूप से वो नहीं चल सकते हैं, इसलिए वो दिखाना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश भी वो करते हैं कि मुलायम सिंह यादव हर चीज पे उनके साथ रहे। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने सूची जारी की थी उसके बाद जाके मुलायम सिंह यादव से मिले थे, वो जब सिंबल मिला था उनको और पार्टी उनके नाम से हो गई थी, तब भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उन तस्वीरों को ट्वीट भी किया था। तो एक अच्छे बेटे की तरह कोशिश कर रहे हैं संदेश देने का आम जनता में और खासतौर से समाजवादी पार्टी का जो काडर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर से तमाम लोग इस तरह की बात करते थे कि मुलायम सिंह यादव ने खून पसीने से पार्टी बनाई है, उनका सम्मान होना चाहिए और इसीलिए रामगोपाल यादव ने एक सर्कुलर भी जारी किया था पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि मुलायम सिंह यादव के बारे में कोई भी विपरीत टिप्पणी नहीं करेगा, अल्फाजों का ऐसे इस्तेमाल नहीं करेगा जो उनको खराब लगे और इसलिए मुलायम सिंह यादव के जिंदाबाद का नारा पहले लगेगा, अखिलेश यादव का और उनका बाद में लगेगा। तो एक तरह से मुलायम सिंह यादव का सम्मान, पार्टी में उनका योगदान, इन दोनों को रिकॉग्नाइज करते हुए ही, उन दोनों को पहचानते हुए ही अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव आगे जाना चाहते हैं और यह संदेश आजम खान वरिष्ठ मंत्री हैं, दोनों पर उनका दखल है, मुलायम सिंह पर भी और अखिलेश यादव पर भी, और इसलिए उनको भेजा गया है ताकि वो मुलायम सिंह यादव को मना के लाएं। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके। राकेश जी, सीटों का बंटवारा यहाँ पे तय हो गया है, किसी भी वक्त आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। क्या लगता है कि कितना मजबूत फोर्स है और कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी को ये दे पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पिछला घोषणा पत्र था, जिस घोषणा पत्र के दम पर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाई थी, उस घोषणा पत्र के आकलन का समय है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से युवाओं को लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता और टैबलेट का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। तमाम रोजगार देने के जो उनके वादे थे उनके घोषणा पत्र में, उस रोजगारों को पूरा न कर पाए। अभी भी जितनी भर्तियां हैं उनमें से अधिकांश भर्तियां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लंबित है। समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र में धोखा दिया है जनता को, उस धोखे का जनता जवाब लेगी। इसलिए इनके इस घोषणा पत्र को जनता सीरियसली नहीं ले रही है। पिछले घोषणा पत्र की ही जो घोषणाएं थी उसको रेस में तो सबसे आगे ही नजर आ रहे हैं अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी। ये बताइए, आपकी जो सीट का बंटवारे का किसी भी वक्त यहाँ पे ऐलान हो सकता है, 105 कांग्रेस को, 298 एसपी खुद रखेगी, कितनी बड़ी ताकत आपको नजर आ रही है और कितना आपको यहाँ पे चुनौती दे सकती है ये तो गठबंधन? देखिए, कांग्रेस का गठबंधन भी इनके फैमिली ड्रामा की तरह ही हो गया है। कभी 2 कदम आगे बढ़ते हैं, कभी 4 कदम पीछे हटते हैं। कल ही कांग्रेस के नेताओं के सुर अचानक बदल गए थे और कांग्रेस को फिर उत्तर प्रदेश में 27 साल यूपी बेहाल दिखने लगा था, जब भी गठबंधन टूटने की संभावनाएं दिखने लगी थी। आज फिर गठबंधन बनने की संभावना है। मुझे लगता है कि जब तक ये सारी चीजें क्लियर ना हो जाए, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका गठबंधन किसी नीतियों के आधार पर, किसी नियमों के आधार पर, किसी कार्यक्रमों के आधार पर नहीं है। इनका केवल सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कैसे रोका जाए, और इस एजेंडे के आधार पर एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। बेमेल गठबंधन है और ये गठबंधन होगा, इसको अभी भी संशय के बादल बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता मौजूद है। अरुण, ये बताइए कि मंच पे डिंपल यादव नजर आ रही है और पोस्टर्स हमने इलाहाबाद में भी देखे थे जहाँ पे प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के पोस्टर्स लगे थे। क्या आगे जो प्रचार होगा उसमें हम दोनों को साथ देखेंगे?
देखिए, जहां तक प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने की बात है, तो वो पर्दे के पीछे जरूर सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। प्रशांत किशोर से लगभग रोज उनको टेलीफोन पे बात होती है, या अगर वो दिल्ली में होते तो मुलाकात होती है। सीटों के चयन से लेकर चेहरे तक, पार्टी के प्रचार से लेकर के पार्टी के चुनाव प्रचार के डिजाइन तक, सब कुछ पर प्रियंका गांधी की बहुत ही तीक्ष्ण नजर है। लेकिन डिंपल यादव के साथ क्या वो मंच शेयर करेंगी, इस बाबत प्रियंका गांधी के दफ्तर ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आई थी कि 150 रैलियां उत्तर प्रदेश में करेंगी। उसके लिए भी अब समय नहीं बचा है, नहीं ज्वाइंट जो कैंपेन है उसके लिए समय बचा हुआ है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और अगर इस तरह के दो बड़े चेहरे एक साथ आते हैं तो उसके लिए पहले से ही स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अभी गठबंधन को लेकर ही हाल तक, अभी कुछ घंटे पहले तक संशय था, और ऐसे में क्या डिंपल और प्रियंका एक साथ आएंगी, ये अभी दूर की कौड़ी लगती है। राजनीति में आगे क्या होगा ये साफ तौर पर और पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी के दफ्तर ने साफ मना किया है कि डिंपल यादव के साथ किसी तरह का ज्वाइंट कैंपेन वो कर सकती है। चलिए अनुन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त ऋतु सिंह बीएसपी से जुड़ चुके हैं। ऋतु जी, गठबंधन का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। 105 कांग्रेस ले लेगी, साथ ही साथ 298 एसपी अपने पास रखेगी, तो कितनी बड़ी चुनौती आपको नजर आ रही है बीएसपी को? सर आप बताइए, दोनों की सरकारें जा चुकी हैं, ये लोग जाने वाले हैं, क्योंकि सपा सरकार जाने वाले हैं, तुझे गए नहीं है। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि ये जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बस से बदतर कर दिया और कांग्रेस पहले ही जा चुकी है। ये एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं। अगर इन दोनों में दम होता तो ये अपने आप इलेक्शन लड़ते, तो ये कहाँ है आप बताइए ना। आज मंच पे अखिलेश जी के साथ मुलायम सिंह नहीं है। ये इन लोगों को जो इन्होंने प्रदेश को बस, आप भी तो सपा एसपी मुक्त यूपी चाहती है, लेकिन क्या बीएसपी युक्त सपा के साथ? कल आप यहाँ अंबिका चौधरी आपके यहाँ पे शामिल हो गए, क्या संदेश यहाँ पे जाएगा? देखिए, अंबिका चौधरी सपा सरकार को, इनको अच्छी तरह जान चुके हैं, इन्होंने 5 साल क्या किया है। अगर वो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे नेता मतलब लोगों में जुड़ते रहते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो वो भी जुड़े तो इसमें कोई बात नहीं। अगर उन्हें हमारी विचारधारा मेल खाई है और बहन जी का काम सब चीजें देखकर वो आए हैं तो उनका वेलकम है। और सपा सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस तो पहले ही मतलब ऑक्सीजन पे है। तो ये दोनों सरकारें चाहे कुछ भी कर लें, ये बद से बदतर बना रही है और मीडिया को यूज कर रही है। आप देखिए ना, जब मीडिया इनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने क्या काम किया है, ये मीडिया को अपनी ही चीजों में लगा के बैठी हैं। चलिए ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये समय बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, और कौन आगे निकल जाता है और कौन सत्ता में काबिज होता है। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र राजपूत यूपी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, कब औपचारिक ऐलान होगा गठबंधन का? बहुत जल्दी ही घोषणा की जाएगी। जो भी ऐलान होगा आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। आज इस वक्त अभी घंटे 2 घंटे में सारी बात फाइनल होकर के आपके सामने हम लोग आएंगे। दोनों पार्टी संतुष्ट नजर आ रही है सीटों के बंटवारे से, जितनी सीट दी है? क्योंकि पहले तो अहम पे बात आ गई थी कि अगर इससे कम देंगे तो कोई गठबंधन नहीं होगा। अब संतुष्ट हैं दोनों पार्टियां? पायल, कोई भी चीज होती है राजनीति में, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन या राजनीति जरूरत के हिसाब से गठबंधन होते हैं। गठबंधन का मतलब ही गांठ बांधना होता है, और गांठ बांधने में तमाम तरीके की चीजें ऊपर भी दिखती हैं, नीचे भी दिखती हैं। लोगों को सारी चीजें दिखाई दी, आपके सामने है सारी चीजें। मैं ये भी नहीं स्वीकार करूंगा कि मतभेद नहीं थे, लेकिन मनभेद नहीं थे हम लोगों के, मतभेद दूर कर लिए गए हैं। शिकायत तो ये भी थी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को कि कोई बड़ा चेहरा नहीं आ रहा बात करने के लिए गठबंधन के लिए, तो गांठें किसने खोली, किसने इस पूरे डील को अमली जामा पहनाया है? पायल, अंत भला तो सब भला, और सच्चाई ये है कि लोग बात नहीं कर रहे होते, हाईकमान बात नहीं कर रहे होते, तो अखिलेश यादव जी क्यों बात कर रहे होते? अखिलेश यादव जी की तो हाईकमान से ही होगी ना, हम लोगों से तो होगी नहीं। तो और अखिलेश यादव जी ने कभी ये नहीं कहा, जो मीडिया में खबरें चलती हैं वो बड़ी ही घातक और बड़ी ही खतरनाक होती है। चलिए, कहीं पे आग होता है वहीं धुआं निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पल पल की जानकारी दे। लेकिन उसके बीच आपको बता दें कि लखनऊ में किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का ऐलान हो सकता है। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम को मनाने आजम खान घर गए हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है मंच पर, बेटा मंच पर बैठा हुआ है, साथ ही साथ डिंपल यादव भी मंच पर है। अखिलेश के मंच पर मुलायम शिवपाल नहीं है। एक संदेश जो कार्डर्स में जाएगा शायद वो गलत ना चले जाए, इसीलिए इंतजार किया जा रहा है मुलायम सिंह यादव का। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता मौजूद है, उत्कर्ष चतुर्वेदी और अरुण सिंह भी मौजूद है। सबसे पहले उत्कर्ष के पास जाएंगे। उत्कर्ष, ये बताइए कि कोई कामयाबी मिल पाई है आजम खान को?
नहीं पायल, देखिए अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि कोई पॉजिटिव खबर कहा जा सके। आजम खान खुद मुलायम सिंह यादव के घर पर मौजूद है और अभी भी कोशिश चल रही है कि नेताजी को मनाया जाए, मुलायम सिंह यादव को मनाकर यहाँ लाया जाए, लेकिन अभी भी आजम खान वहीं मौजूद है। अगर कोई कामयाबी मिलती दिखाई देती तो शायद यहाँ से हलचलें बढ़ जाती, अगर मुलायम सिंह यादव यहाँ आते तो हलचलें बढ़ जाती, लेकिन अभी भी जो भाषणों का क्रम है वो लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि इन्हीं भाषणों को जारी रखा जाए ताकि जो समय है वो व्यतीत किया जा सके, समय जो है वो बिताया जा सके जब तक नेताजी आएंगे। बिल्कुल। अरुण, ये बताइए कि कांग्रेस के साथ अभी जैसे आपने खबर यहाँ बताई कि गठबंधन लगभग हो चुका है, ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। अखिलेश को हम जानते हैं कि अखिलेश चाहते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, उसके बाद गांठें पड़ती रही, डिले होता रहा, लेकिन अब क्या मुलायम सिंह यादव खुश होंगे इस गठबंधन से जो फॉर्मूला निकल के सामने आया है? देखिए, मुलायम सिंह यादव और उनके साथ के समकालीन जितने भी नेता हैं भारत की राजनीति में, उन्होंने कांग्रेस विरोध की राजनीति पूरी जिंदगी की है और कांग्रेस के साथ वो लोग कभी रहना नहीं चाहते थे। हालांकि सियासी मजबूरियों के चलते यूपीए 1 हो चाहे यूपीए 2 हो, उनको समर्थन देना पड़ा और जब सरकार गिरती हुई दिख रही थी न्यूक्लियर डील पर, तब मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ने समर्थन किया था कांग्रेस का। कांग्रेस विरोध करते रहे पूरी जिंदगी, सियासत ही उनकी कांग्रेस के विरोध पर टिकी हो, लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण तक। लेकिन फिर भी मजबूरियां जो सियासी होती है उसके चलते वो कांग्रेस के साथ जाते हैं। अखिलेश यादव ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि वैसे तो वो खुद ही सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाए तो वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं से बटे न, दिग्भ्रमित न हो, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि 22 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी। उस समय भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टॉक्स हो रही थी गठबंधन के लिए, गठबंधन नहीं हो पाया और उस भ्रम का फायदा कांग्रेस को मिला। 22 सीटें लोकसभा में उसने जीता था। अखिलेश यादव इस बार पहले से स्पष्ट थे, उनकी रणनीति थी, वो किसी तरह का भ्रम नहीं पैदा होने देना चाहते थे कि सेकुलर वोट बंटने वाला है और इसलिए वो कांग्रेस को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे। और उसी दबाव में ये जो कंसेंसस हुआ है, ये जो आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ वही दबाव है क्योंकि वोटों का बंटवारा सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाता और ये न तो कांग्रेस चाहती है न तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है और कांग्रेस के लिए पूरे देश में, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश जीती बीजेपी तो 2019 के लिए बहुत ही अपबीट मूड में जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे और वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। और अरुण, ये भी बताइए कि 2012 में जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, और अब जो 2017 में जारी किया जाएगा, कितना अंतर आप देखते हैं और इस वाले घोषणा पत्र में अखिलेश की छाप आपको कितनी लगती है कि होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 का जब घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसको प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो पार्टी के महासचिव थे उस वक्त उन्होंने बनाया था और उन्होंने तमाम लोगों से उसमें फीडबैक लिया था। अखिलेश यादव की सोच थी, क्योंकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के अंदर जो बेसिक अंतर है वो ये है कि एक जनरेशन का गैप है। मुलायम सिंह यादव अगर अंग्रेजी के खिलाफ तस्वीरें सीधे लखनऊ से अखिलेश मंच पर पहुंच चुके हैं, हमारे संवाददाता उत्कर्ष मौजूद है। उत्कर्ष, क्या जानकारी? आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय किरणमय नंदा जी, विधानसभा में स्पीकर आदरणीय माधव साहब पांडे जी, मंच पर उपस्थित मंत्री अहमद हसन साहब, मंत्री राम गोविंद चौधरी जी, मंत्री रामू वालिया जी, मंत्री अवधेश प्रसाद जी, मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, मंत्री दाऊद्दीन रिजवी साहब, मंत्री ललई जी से लेकर के हमारी पार्टी के सभी नेता, आदरणीय किरणमानंद जी से लेकर के हमारे वरिष्ठ सभी नेतागण, दाएं हाथ पर बैठे हुए बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, आज जहां घोषणा पत्र 2017 के चुनाव के लिए जहां हम आपके बीच में रख रहे हैं, वहीं 22 तारीख जो है हमारे समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी को याद करने का भी दिन है। जो घोषणा पत्र 2012 में नेताजी और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो बनाकर के जनता के बीच में रखा था, उसका जहां समर्थन मिला, सरकार बनने के बाद
उनको तमाम चीजों को पूरा करने का काम भी समाजवादी सरकार ने किया है। इसे आज जहां जनेश्वर मिश्र जी को हम याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जो घोषणा पत्र रखा जा रहा है, मैं समझता हूं वो संकल्प के साथ हम उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में रख रहे हैं आपके माध्यम से। हम समाजवादी साथियों का धन्यवाद भी देंगे। यहां जितने साथी दिखाई दे रहे हैं मुझे, अगर मैं दाएं हाथ पर देखूं, आगे दाएं बाएं जितने साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि हम सब मिलकर के आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी पार्टी कार्यालय में एक दिन मैंने कहा था कि अगर 5 महीने की आप मेहनत कर लो, इसी पार्टी कार्यालय में यहीं पर एक मंच पर मैंने कहा था कि अगर 5 महीने आप काम कर लोगे तो आपको 5 साल की सरकार मिलेगी। और अब तो दिन कितने बचे हैं बताओ। पहले चरण का जो नॉमिनेशन होता है वो आखिरी दिन है कल। अब तो कुछ समय नहीं बचा है और आपके पास बताने को, कहने को, जमीन पर जो चीजें उतारी हैं बड़े पैमाने पर उतारी हैं। और आप में से ठीक हमारे वरिष्ठ मंत्री लोगों ने कहा कि जो बात घोषणा पत्र में नहीं थी उसके बावजूद भी समाजवादी सरकार ने उसको लेकर के पूरा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पे कम से कम यह भरोसा है लोगों पर। और जो बात समाजवादियों के लिए कही जाती है कि कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, मैं समझता हूं हमारा समाजवादियों का ऐसा ही घोषणा पत्र, इसी तरह का काम करने की आदत है हम लोगों को। बहुत काम हुआ है, बड़े पैमाने पे काम हुआ है, इससे भी आगे काम करना है। और कई बार मैंने कहा कि जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतना हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, उतना ही विकास आगे बढ़ेगा। और उसके लिए कम से कम समाजवादी लोगों ने उदाहरण पेश किया है। अगर सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, नेताजी ने आशीर्वाद दिया, पार्टी के लोगों का सहयोग मिला, हमारे मंत्री लोगों का सहयोग मिला, उसकी वजह से हम कम से कम अपने पूरी चीजों को जमीन पर उतार सके। और मेरी 5 साल लगातार ये कोशिश रही क्या जो समाजवादी सिद्धांत उससे हम हटे नहीं, और अगर कोई नई चीज समाज में लागू की जा सके तो उसको भी लागू करने का काम हम लोग करें। और इसलिए पूरे 5 साल संतुलित विकास किया है। समाजवादी सरकार ने संतुलित विकास करने का काम किया है। अगर मेट्रो बनाई है, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, वहीं हमारे गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो उस दिशा में भी काम किया है। हम तो कहते हैं दूसरे दल के लोगों से, क्योंकि टीवी पे बहुत सुनते हैं उनको, न जाने कौन कौन सी बातें, न जाने कौन कौन से सपने दिखाए जा रहे हैं। कोई पार्टी लगी है कि हम समीकरण बनाना चाहते हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन सही मायने में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों से लेकर के अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों का कौन शुभचिंतक है। लोग समीकरण बना रहे हैं कि ये समीकरण बनेगा तो ये समीकरण होगा। तमाम दल हैं जिनके पास बताने को कुछ नहीं है। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें। लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां, विकास कहां है, किस दिशा में विकास चला गया। विकास के बहाने कभी झाड़ू पकड़ा दी, विकास के बहाने कभी योगा करा दिया, और वो बहाने कैसे कैसे चल रहे हैं बताओ। हम समाजवादियों से पूछो कि कहां पर क्या काम किया समाजवादी, हम जिले का बता सकते हैं।
एक आध जिला हो सकता है जहां पर समाजवादियों की बात न पहुंची हो, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं बचा है जहां पर बड़ा काम समाजवादी सरकार में न हुआ हो। बड़ा नारा दिया कि हम 24 घंटे बिजली दे देंगे। आज तो चीजें बदली हैं। याद करो 5 साल पहले बिजली कितनी शहरों में और कितनी गांवों में आती थी। कम से कम 24 घंटे का लक्ष्य बना करके शहरों में बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने शुरू किया है। गांव में 16-18 घंटे बिजली पहुंचाई है। यही एम्बुलेंस जो आप फोन करते हो मरीज के पास पहुंच जाती है, गांव में पहुंच जाती है। पूछो 5 साल पहले वो एम्बुलेंस कहां थी? 108 एम्बुलेंस शुरू कर दी। हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू कर दी। यही 100 नंबर, बहुत सवाल उठाए जाते थे। कोई अगर सवाल नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं, तो एक ही सवाल। ये अखबार में देखा होगा आपने, पूरे के पूरे कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। मैं तो कहता हूं देश में कहां ऐसी व्यवस्था है जहां लागू होकर के कम से कम 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंचाने का इंतजाम किया हो किसी सरकार ने, तो बता दो। ये 100 नंबर जितना अच्छा होगा उतना ही मदद करेगा। और दुनिया के बेहतरीन जो इंतजाम है उस हिसाब से ये 100 नंबर पुलिस का हमने शुरू किया है। अगर 102 पे विश्वास है, 108 पे विश्वास है और 1090 पे विश्वास है, तो 100 नंबर पे भी भरोसा लोगों को होगा। कम से कम उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए सड़क बनानी हो एक्सप्रेस वे, मैं कह सकता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारे पीछे प्रताप सिंह यादव बैठे छिबरामऊ के, बोलो छिबरामऊ से आने में, कन्नौज से आने में कितना समय लगता था आपको लखनऊ? और अगर आप सड़क से आ रहे हो जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है, तो बताओ अब कितना समय लगता है आपको? जहां 3 घंटे में आते थे, 3.5-4 घंटे में, अगर तालीग्राम से चले होगे तो शायद आपको 2 घंटा, 2.25 घंटा लगा होगा। वहीं 4.5 घंटा लगता था। सड़क पे चलो तो पता लगता है कि सड़क कैसी है। और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर एक बार उस सड़क पे चल लेंगे तो मजबूर करके होकर के वो अपने आप साइकिल दबा देंगे। और जो लोग चले होंगे वो जानते होंगे कि इससे अच्छी बेहतर सड़क हो ही नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर सड़क बनाई है तो वो बनाई है। हम लखनऊ तक तो बनाने में कामयाब हो गए हैं। अगर यही उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी तो यही सड़क गाजीपुर और बलिया तक पहुंच जाएगी, जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया है। और इन सड़कों के किनारे हम मंडी बना रहे हैं। इन सड़कों के किनारे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। अगर हम किसान को सुविधा देना चाहते हैं तो वहीं इस एक्सप्रेसवे के किनारे स्किल डेवलपमेंट के बड़े सेंटर बनाने का काम शुरू होगा, क्योंकि किसान को सुविधा मिले और नौजवान को रोजगार का रास्ता दिखे। इसलिए एक्सप्रेसवे ये खुशहाली वाला एक्सप्रेसवे है, ये तरक्की का एक्सप्रेसवे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला एक्सप्रेसवे है। इस पे जो पुल बने हैं कम समय पर बनाए हैं। दूध का इंतजाम कितना बड़े पैमाने पे किया है। दूध बढ़ा दिया, उत्पादन बढ़ा दिया। आप ही का पराग जो अमूल से पुराना है, इसको कोई पूछने वाला नहीं था, घाटे में था। समाजवादी सरकार ने कम से कम लगातार काम करके उसकी व्यवस्था को बेहतर किया है। उस दिशा में लाए हैं कि कम से कम ये बेहतर हुआ है। ये अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा लाभ पहुंचा रहा है। हमारे लोहियाबाज, लोहिया गांव, जेनेशिमिस गांव में कितना सबस्टेशन बना होगा, कितनी ट्रांसफार्मर बदले जा रहे होंगे। ये बड़े पैमाने पर काम हुआ है। तो ये तमाम हमारे घोषणा पत्र में और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। क्योंकि इधर बहुत कुछ राजनीति में हुआ है। और खैर कम से कम मैं ये कह सकता हूं सरकार में कि जहां हर वर्ग के लिए काम किया है, शायद ही किसी सरकार ने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया होगा जितना समाजवादियों ने किया है। और मुझे वो बात अच्छी तरह याद है, जब मैं एक गांव में गया मैनपुरी के पास,
उस गांव में गया, मैंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में देखना चाहता हूं। और प्राइमरी स्कूल में जब मैं गया वहां देखा मैंने कि बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। मैंने सबसे नाम पूछा कि बच्चों तुम्हारा नाम क्या है? कोई बहुत बड़ी संख्या में बच्चे नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा 9 बच्चे थे उसमें। जो गांव के सबसे गरीब लोग थे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, क्योंकि हमारे सफी गांव में मेला चल रहा था। तो मैंने कहा कि मेला सुना होगा, मेला चल रहा है, उन बच्चों को सबको पता था मेला चल रहा है। मैंने उसी समय जेब से पैसा निकलवाया और कहा कि 500-500 सब बच्चों को दे दो। उन बच्चों को 500 दे दिया। अब सुनने में आया है कि उस स्कूल में संख्या बहुत बढ़ गई है, वो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और वो किस्सा तो मैंने कई बार सुनाया है प्राइमरी एजुकेशन का, स्कूल का। एक बार कि जब यहां पर आपके लखनऊ के बगल के एक स्कूल में जब मैं गया था, मैं जानता हूं प्राइमरी स्कूल में बहुत काम करना है। जो काम किया है वो अभी पूरा नहीं, उससे भी ज्यादा काम करना है। अगर शिक्षा मित्रों की मदद की है या स्कूलों में नौकरी दी है, हमारे मंत्री जानते होंगे, आदरणीय अहमद साहब जानते होंगे, लाखों लाख नौकरियां इस विभाग में मिली। कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे मोहल्ले वाले कितना आंदोलन, 14 साल आंदोलन चला रहे थे, उर्दू मोहल्ले वाले। इसी समाजवादी सरकार ने उन्हें समायोजित करने का काम दिया, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। इसे याद होगा जब मैं रायबरेली वाली बात बता रहा था, क्योंकि वो प्रेस के मतलब की भी बात है। जब मैं वो स्कूल में गया और मैंने पूछा ये बताओ कितना पढ़ना जानते हो, उसने पढ़ के किताब बताई तो शायद वो पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि शिक्षक ने रट करके पढ़ा दिया था उसको। जो कुछ रट करके याद था वही पढ़ रहा था। मैंने पन्ना पलट दिया, वो नहीं पढ़ पाया। मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। मैंने आखिरी में पूछा कि ये बताओ कि तुम मुझे पहचाने? बोले हाँ मैंने पहचान लिया। तो मैंने कहा बताओ कौन हो? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। और ये बात सच है, क्योंकि पत्रकार साथियों आगे मतलब की बात है यहां पे। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के किस क्षेत्र में नहीं काम किया? प्लेटें दी नहीं, प्लेट थालियां दी हैं, गिलास दिए, हमने देखा जाके स्कूलों में। बैग दिया उनको, आरटीए एक्ट लागू कर दिया। अभी कैसे गुणवत्ता की पढ़ाई हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर हो हमारे सरकारी स्कूलों में, उस दिशा में हम लोग आने वाले समय में काम भी करेंगे। इसलिए बहुत सारा समाजवादियों ने काम किया। हम तो कहते दूसरे दलों से कि अपने काम तो बताओ कोई। हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ रहे 10 काम, तो 10 काम तुरंत बता देंगे। बताओ ये पत्थर वाली सरकार कितने काम गिनाएगी? ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का? वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि मुकाबला होगा आपकी समाजवादी सरकार से। आपने अगर जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना दिया है तो कहेंगे इससे ऊंचा हाथी हमें बनाना है, मूर्ति से ऊंचा। तो सोचो कितना बड़ा लगा देगी वो सरकार। और कहीं उनके मन में आ गया महाराष्ट्र की सरकार से, अगर कहीं उन्हें कंपटीशन करने का मौका मिल गया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ने कोई शिवाजी जी की बड़ी मूर्ति लगाई 1000 करोड़ की, और कहीं उनके मन में आ गया, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी जानते हैं ज्यादा मिलते हैं उनसे, उन्हें मिलने का मौका मिलता है। सोचो किसी ने बता दिया कि उससे बड़ी आपको बनाना पड़ेगा, तो सोचो सरकार के खजाने का पैसे का क्या होगा। इसलिए जो हाथी लगे हैं आज भी वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं, ना बैठा है ना खड़ा हुआ, और खड़ा वाला अभी तक बैठा नहीं वहां पे। इसलिए हमारे घोषणा पत्र में, हमारे इन समाजवादी कार्यक्रमों में आम जनता को कैसे लाभ पहुंचाएं, किसानों को सुविधाएं कैसे दें, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, जो हमारी सोशल स्कीम्स उनको बेहतर है और कैसे पहुंचाया जाए। यहां हमारे समाजवादियों को याद होगा नेताजी कहते थे कि जब भी सरकार बनेगी तो हम गरीब
परिवार की महिलाओं को साड़ियां देंगे सरकार की तरफ से, और वो साड़ी देने का काम आपके पहले साल शुरू हुआ था, लेकिन हम लोग किसी कारण उसको नहीं कर पा रहे थे। मान लो अगर हम साड़ियां खरीदते, कौन सी किस रंग की आ जाती और महिलाओं को देने पड़ती अगर, और लाल रंग की साड़ी दे देते तो महिलाएं कहती बताओ लाल रंग की तो हमने मांगी नहीं थी, हमें तो दूसरे रंग की चाहिए थी, वो झगड़ा हो जाता। इसलिए हम लोगों ने गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन शुरू की है। 500 रुपया उनको दे रहे हैं सीधा सीधा, कि जो चाहो इससे खरीद लो, जो चाहो वो खर्च कर लो। इसलिए हमारा पहला घोषणा पत्र तो कम से कम लोगों को भरोसा है। नेताजी और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने सबने जो जनता के बीच में रखी थी बातें, उसमें भरोसा है लोगों को, ये समाजवादी लोग काम करेंगे। इसलिए दोबारा सरकार बनाने के लिए, और मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों से किसी का मुकाबला नहीं है। सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, क्योंकि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। कभी कभी त्याग करना पड़ता है तब सरकार बनती है। हमें जैसे जैसे दिन देखने थे हमने तो दिन देख लिए। हमें तो हर तरह के अच्छे, बुरे, खराब और जितने तरह के दिन होते हमने तो देख लिए, और बहुत कम समय में देख लिए। सोचो अच्छे दिन वालों, तुम्हारे अच्छे दिन, ये मुख्यमंत्री भी ढूंढ रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कौन से होते हैं, बता दो हमें तो बता दो। आम जनता जाने ना जाने, कम से कम हमें बता दो कि अच्छे दिन किसको कहते हैं। आपके अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? आपने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कई बार प्रयास किया, कई बार कोशिश की आपने कि इस प्रदेश में दूसरे तरह की राजनीति हो जाए, लेकिन हम समाजवादी लोग अपने रास्ते से नहीं हटे। सेकुलर पॉलिटिक्स, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स कैसे हो, उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहे। उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की समाजवादी लोगों पे भरोसा कर रही है। और मैं तो अपने नौजवानों से कहूंगा, जब आबादी में ज्यादा हो आप, अगर नेताजी ने भरोसा किया है तो हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं कि एक बार और भरोसा कर लो, आप सरकार बना दो, देखना उत्तर प्रदेश कितना तेजी से आगे बढ़ता है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो संतुलित विकास किया है मैंने, वही संतुलित विकास आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही विकास का रास्ता है। कोई अगर दूसरा रास्ता हो तो हमें बता दो। यही विकास का रास्ता है। अर्थव्यवस्था, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों को सुविधा देना, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ लेकर के चलने का, यही जब साथ होगा तब दिखाई देगा आपको विकास। इसलिए घोषणा पत्र हमारा आज आपके बीच में आ रहा है और रख रहे हैं हम लोग। उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे पास, घोषणा पत्र पढ़ूं कि ना पढ़ूं पूरा, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ पॉइंट आपके बीच में रख दूं, क्योंकि जब जनता के बीच में जाए तो शायद हमारी बात को और समझ लेंगे। क्योंकि इतना काम करने के बाद और यही खुशहाली के रास्ता दिखाने के बाद एक बार फिर हम समाजवादी लोग जनता से अपील करना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं कि हम समाजवादियों को एक बार फिर बहुमत का मौका दीजिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश को नए रूप में समाजवाद को और नई विकास की गति में ले जाने का काम करें। घोषणा पत्र तो अभी हमारा, हम सब लोग मिलकर के उसको करेंगे, विमोचन भी होगा, आपके बीच रखेंगे। उससे पहले हम वो तमाम बिंदु जो पहले किए और अब करने जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने 2012 के मैनिफेस्टो को गंभीरता से लागू किया। मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर के एक संतुलित विकास का मॉडल लागू किया, और अब हम जनता के सामने नया मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवादी संतुलन विकास के प्रति है। मैनिफेस्टो में विकास और कल्याण का संतुलन रखना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान सरकार की लोकप्रिय योजनाएं जैसे लैपटॉप, कन्या विद्याधन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 102, 108 एम्बुलेंस, 1090 वुमेन पावर लाइन,
यूपी 100, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, जेनेशियमिस ग्राम विकास इत्यादि को और अधिक मजबूती से चलाया जाएगा। इस मैनिफेस्टो के अलावा सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का एक रोड मैप बनवाएं, जिससे समाजवादी सरकार अगले 5 वर्ष में लागू करेगी। समाजवादी किसान कोष, ये घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी किसान कोष, जिससे किसानों के विपणन, राहत, सिंचाई, खाद, बीज इत्यादि की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुझे खुशी इस बात की, उत्तर प्रदेश में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां पर लैपटॉप ना पहुंच गया हो, कोई मोहल्ला भी नहीं बचा। कम से कम जो लोग डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपके डिजिटल इंडिया में कौन से फैसले लिए गए, कौन सा कदम आपने उठाया है? आपने तो कह दिया कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए और फोन से बैंकिंग हो सकती है। तो हम तो आप ही से पूछना चाहते हैं कि अगर फोन से बैंकिंग हो सकती है तो समाजवादी लैपटॉप से बैंकिंग क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए इंतजाम अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर अपनाना चाहिए आपको। और वहीं कम से कम हम समाजवादी लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा हम लोगों ने लैपटॉप दिया कि आज भी अगर कोई बटन दबाएगा उसका और ऑन करेगा तो हम और नेताजी उसमें दिखाई देंगे उसको। इसलिए आने वाले समय में एक कदम और आगे सरकार और लोगों से सीधा जोड़ने का काम। कई बार सरकार अपनी योजनाएं लोगों तक जानकारी नहीं करा पाती है, और कई बार लोग अगर जानना चाहें कि सरकार पे योजना क्या है, आज शायद ये संभव है टेक्नोलॉजी के दौर में, इंटरनेट और उसके तमाम दौर में, कि उन चीजों को जाना जा सकता है आसानी से अपने घर बैठ करके या काम करते हुए। इसलिए लैपटॉप तो बटेगा ही बटेगा। हमारे छात्र और छात्राएं जो बेहतर पढ़ रही हैं, पढ़ाई में आगे हैं, वहीं साथ ही साथ स्मार्टफोन देने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की, और मैं ये कहता हूं अपने पत्रकार साथियों के सामने भी और प्रदेश की जनता के सामने, जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर उन्हीं लोगों ने वोट दे दिया तो समाजवादी लोग 300 सीटें जीत करके सरकार बना लेगी। क्योंकि 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसलिए समाजवादी स्मार्टफोन योजना भी लेकर के आ रहे हैं, सरकार और किसान और गरीब और नौजवान लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि प्रदेश में पहली बार पेंशन ऑनलाइन सीधे अकाउंट में पहुंचाने का बड़े पैमाने पे काम शुरू हुआ था। समाजवादी पेंशन हो सकता है बनाने में कहीं शिकायत आ जाए, लेकिन अगर एक बार किसी गरीब परिवार की महिला की समाजवादी पेंशन बन गई तो बीच की जो बुराइयां हैं वो पूरी तरीके से हम लोगों ने खत्म की हैं। समाजवादी पेंशन सीधे उनके अकाउंट में पहुंचती है। कभी कभी मैंने जब बांटा है समाजवादी पेंशन तो उनका चेक बुक देखी, मैंने पासबुक देखी, और मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ पैसा अकाउंट में तुम खर्च क्यों नहीं करने? इसका जवाब शायद उन्होंने नहीं दिया, मुस्कुरा करके चली गई। कई बार उनके हम देखते हैं पासबुक खर्च नहीं कर रही है हमारी माताएं बहनें। इसलिए आने वाले समय में समाजवादियों ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को 1,000 की मासिक पेंशन देने का काम होगा। अत्यंत गरीब लोगों को निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण होगा। घरेलू कामगारों और असंगठित क्षेत्रों के मजदूर हेतु विशेष योजना चालू होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे असंगठित मजदूर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी काम करने जाते हैं। इसलिए एक बड़े पैमाने पर इसके लिए योजना लाने का काम सरकार के माध्यम से होगा। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर, ताकि वे कम समय में खाना बना सकें, ये काम भी हमने पत्थर वाली सरकार से छीन लिया। शायद उन्हें सोचना चाहिए था, ये पहले उन्हें पहले ये सोचना चाहिए था, हमसे पहले। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर, ताकि वे कम समय में खाना बना सकें, क्योंकि न्यूट्रिशन मिशन हमारा चल रहा है, उसके साथ साथ इसको जोड़ने का काम भी चलेगा।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता एवं जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, अल्पसंख्यकों के कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं, जरदोजी है, चिकनकारी है, इनका बड़ा महत्व है। बड़े पैमाने पे काम किया सकता है। पेंशन शुरू की है, सेंटर्स बनाए हैं। किस तरीके से जो आज की डिजाइनर हैं या डिजाइन्स हैं उनसे जोड़ने का काम करें, क्योंकि भदोई के हमारे लोग जानते होंगे न केवल 4 लेन रोड भदोई को दी थी, उसके साथ साथ कारपेट बाजार दिया था, बुनकर बाजार, इन तमाम चीजों को कैसे जोड़ने का काम करें, उस दिशा में आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम बनाने का काम होगा। युवाओं के स्वरोजगार, कौशल विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, स्टार्टअप प्रोग्राम भी लागू किए जाएंगे। और जो मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे जहां मंडी बनाएंगे, वहीं पर वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, ITI, पॉलिटेक्निक में होगी, वहीं साथ ही साथ ऐसे बेहतरीन सेंटर्स इस एक्सप्रेसवे के किनारे, जहां पूर्वांचल के हिस्से में भी एक बड़ा सेंटर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग का, स्टार्टअप का, इन सब का बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे होगा। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल, महिलाओं को रोडवेज बस में आधे किराए की छूट, मजदूरों हेतु रियायती दर पर मिड डे मील, मजदूरों हेतु रियायती दर पर मिड डे मील, IGCL की भांति अन्य लीगों को प्रोत्साहन एवं समाजवादी स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, व्यापारियों और उद्यमियों की सुरक्षा की गारंटी, इंस्पेक्टर राज समाप्त, सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम, 1.5 लाख से कम सालाना आय के लोगों को मुफ्त इलाज। ये भी बड़े पैमाने पे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इलाज है मुफ्त, गंभीर बीमारियों के लिए पैसा है, लेकिन ये विशेष योजना उन लोगों के लिए भी लागू करने का काम सरकार करेगी। जहां लखनऊ में जो मेट्रो बनी थी, आपको याद होगा नेताजी ने कहा था कि कम समय में बना करके तैयार कर दो, और जिस समय शिलान्यास हुआ था किसी को नहीं भरोसा था कि ये मेट्रो इतने कम समय में बन करके तैयार हो जाएगी। हम समाजवादी लोगों ने मेहनत कर करके और श्रीधरन जी की राय लेकर के, उनको एडवाइजर बनाकर सरकार का, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे करके, और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को कम से कम देश और दुनिया में उदाहरण पेश किया है कि इतने कम समय में मेट्रो बनाई जा सकती है। तो लखनऊ में जहां मेट्रो बन करके ट्रायल पर चल दी है, दूसरी ट्रेन भी जल्दी आ जाएगी। अगली बार सरकार आपकी होगी तो मेट्रो से ही बैठ करके बजट का पेश करने का मौका भी हमें मिलेगा। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में भी मेट्रो, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ साथ बुंदेलखंड को तराई और लखनऊ को नेपाल बॉर्डर से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, समाजवादी स्मार्ट ग्राम, लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस, सभी गांव और मजरे जो अभी तक बिजली से नहीं जुड़े हैं उनको पूरी तरीके से जोड़ने का काम सरकार में होगा। हालांकि लाखों बड़े पैमाने पे हम लोगों ने गांव में बिजली लगाने और पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ जहां अभी 16-18 घंटा दे रहे हैं, वहीं आने वाले समय में शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम सरकार में होगा। और किसानों को क्या सुविधा बिजली में आने वाले समय में दे सकें, इसीलिए हम लोगों ने फार्मर फंड, जो किसानों के लिए फंड बनाया है, उससे कोई इंतजाम करने का काम भी होगा जिससे कि उनको सुविधा दिया जा सके। शहरों की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान, जितने शहर बड़े होते जा रहे हैं वहीं ट्रैफिक की समस्या एक का समाधान होना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं शहरों की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान करने का काम भी सरकार में होगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप, केंद्रीकृत किचन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का मिड डे मील, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, पशुओं की चिकित्सा हेतु 108 जैसी व्यवस्था। अभी कुछ ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर तक तो पहुंचाया है, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी, जिस तरीके से एम्बुलेंस गरीब गांव में पहुंच जाती है उसी की मदद के लिए, अगर 108, 102 सक्सेसफुल हुई है, जहां 100 नंबर पुलिस पहुंच जाती है, वहीं अगर गरीब किसान का जानवर बीमार अगर हो गया, गांव में जानवर बीमार हुआ, तो उसके लिए भी एम्बुलेंस का इंतजाम सरकार करेगी। उसमें डॉक्टर बैठ करके आएंगे। अब जानवर आपको नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि एम्बुलेंस आपके गांव में आएगी और एक साथ सभी जानवरों का इलाज कराने का काम भी करेगी। हस्तशिल्प बुनकर हेतु पेंशन और प्रोत्साहन योजना, शेष 25 जनपदों को
जनपद मुख्यालयों की 4 लेन रोड से जोड़ना। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालय जोड़े गए हैं, चाहे वो सोनभद्र से बनारस जोड़ा गया हो, भदोही से बाबतपुर जोड़ा गया हो, आजमगढ़ से मऊ जोड़ने का काम चल रहा हो, चाहे बहराइच से श्रावस्ती जोड़ने का काम हुआ हो, इसी तरह हमीरपुर कालपी जोड़ने का काम हुआ हो, या आपका गोंडा से बलरामपुर आरसीसी रोड बन रही हो, इसी तरह बलिया के हिस्से में दूसरे में काम हो रहा हो, या एक्सप्रेस वे चल रहा हो, इटावा मैनपुरी जोड़ा हो, आपका मुरादाबाद से लेकर के आपका संभल 4 लेन से जुड़ा हो, आपका जोया से अमरोहा जोड़ा हो, वहीं मुजफ्फरनगर से वाया देवबंद सहारनपुर जुड़ा हो, तमाम 4 लेनों से जुड़ा है। आने वाले समय में 25 आपका सीतापुर से लखीमपुर काम चल रहा है 4 लेन का, इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं बचेगा जो 4 लेन से जिला मुख्यालय न जुड़ जाए। उसके लिए इंतजाम किया जाएगा, अगले 5 साल में होना है। तहसील स्तर पर फैमिली बाजार बनाने का काम, युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता, चौकीदारों, पीआरडी जवानों, होमगार्डों के मानदेय में वृद्धि, विभिन्न प्रकार की संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कल्याण निगम को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चों का वजन कम है या कमजोर हमारे बच्चे हैं, मुझे याद है जब बुंदेलखंड में मैं गया और बुंदेलखंड में जब समाजवादी पैकेट बांटा गया, उस समय जो जो चीजें दी गई, उस पैकेट में अनाज था, आलू था, दाल थी, सरसों का तेल था, आपका दूध था, मिल्क पाउडर, और सबसे लोकप्रिय बात हुई थी घी। मैंने पूछा एक गरीब से, ये बताओ ये घी कितने दिन चलेगा जो 1 लीटर हम दे रहे हैं आपको? तो बोला ये 2 महीना चलेगा, हो सकता है 2.5 महीना भी चले। मैंने कहा 2.5 महीने अगर 1 लीटर चलाओगे तो अगले महीने जो मिलेगा उसका क्या करोगे? तो कभी कभी गरीब जब खाता है तो घी में भी कंजूसी करता है। इसलिए हमारे गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। जनता हमारे पुराने कामों को देखते हुए हमारे इन वादों पर विश्वास करेगी और हमारी समाजवादी सरकार पिछली बार की तरह न केवल अपने वादों को पूरा करेगी बल्कि आगे बढ़कर के प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए और भी नए नए काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने समाजवादी साथियों से इस बात को कहेंगे कि आपको केवल कुछ महीने काम करना है, उसके बाद फिर आपकी समाजवादी सरकार होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार हो, अपने गरीब, किसान, मुसलमान, अल्पसंख्यक सभी से अपील और निवेदन करता हूं कि समाजवादी लोगों को एक और मौका दिया जाए, और मौका ऐसा हो बहुमत का जिससे कि ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय मुलायम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे, तमाम अपनी योजनाओं को यहाँ पर गिनाते नजर आ रहे थे, क्योंकि मौका था घोषणा पत्र जारी करने का। मुलायम सिंह यादव मंच पर नहीं बैठे थे, मंच पर शामिल नहीं हुए, उनके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बड़ी बात यहाँ पर यही थी, उनकी कुर्सी जो थी वो खाली रही। आपको तस्वीरों में डिंपल यादव दिख रही हैं, डिंपल पहुंची, तमाम बड़े नेता पहुंचे, आजम खान भी वहां पहुंचे, लेकिन मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कई योजनाओं की बात उन्होंने की, जो योजनाएं समाजवादी पार्टी लेकर आई थी उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात हुई। साथ ही साथ विकास का जो एजेंडा था, जो लगातार घोषणा पत्र में ये बात हो रही थी देखने की बात कि क्या विकास का एजेंडा ही लेकर वो चलेंगे, क्या इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक छाप दिखेगी, या विकास के एजेंडे को लेकर इतने गंभीर हैं अखिलेश यादव, वैसे ही गंभीरता के साथ वो अपनी तमाम योजनाओं को विकास से जोड़ते हुए रखते नजर आए। साथ ही साथ मौका उन्होंने नहीं छोड़ा, विपक्ष पर निशाना भी उन्होंने साधा, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो बीएसपी हो। घोषणा पत्र आपको बता दें जारी किया गया, अखिलेश यादव ने जारी कर दिया घोषणा पत्र। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार कई राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती हुई।
बिजली, मकान, मोबाइल, एक्सप्रेसवे और तमाम लोक लुभावने यहाँ पर दावे और वादे करते अखिलेश यादव नजर आए। मेट्रो की शुरुआत की बात की और ये भी दिखाया कि उनकी जो तमाम योजनाएं थी, चाहे वो लैपटॉप, कन्या विद्याधन, 102, 108 सेवा हो या यूपी 100 हो या जनेश्वर विकास वाली बात हो, सब पर वो खरे उतरे हैं और इन्हीं मुद्दों पर वो आगे भी इस बार मैदान में उतरना चाहते हैं। और कुछ वक्त के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि फिर से समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनती नजर आएगी। स्मार्टफोन देने का वादा किया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आचार संहिता से ठीक पहले प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जो जातियां थी उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव भी किया था। हालांकि इन्हें उसी एससी दर्जा मिलना अभी बाकी है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में इन जातियों के लिए भी अखिलेश ने बड़े पैकेज का यहां पर ऐलान किया है। साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था, कहना इनका यह है शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है और गांवों में 18 घंटे, और कोशिश उनकी होगी कि अब गांवों में भी 24 घंटे बिजली मिले। 1 करोड़ लोगों को 1000 मासिक पेंशन देने की भी बात है। साथ ही साथ कानपुर, आगरा, मेरठ को सौगात मिलने वाली है मेट्रो की। अगर ये सरकार फिर से चुनकर आती है तो ये सौगात आगरा, कानपुर, मेरठ वालों को मिल सकती है। समाजवादी किसान कोष की भी यहाँ पर घोषणा की, यानी किसानों को भी यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए इस कोष की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत होगी तो उसके लिए भी ये आगे आते रहेंगे।